शॉक की सबसे आम प्रकार कौन सी होती है? विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक? इसका आंसर है हाइपोवॉलेमिक। हाइपोवॉलेमिक शॉक की सबसे नॉर्मल टाइप होती है। पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के इलाज के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन कौन सी है? पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के इलाज के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन कौन सी होती है? इसका आंसर है ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पेप्टिक अल्सर डिसीज़ की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सीओपीडी में श्वसन समस्या का सबसे नॉर्मल कारण क्या है? What is the most common cause of respiratory problem in COPD? इसका आंसर है ए स्मोकिंग। ए स्मोकिंग। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज़, ये लंग्स की बीमारी है जो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती जाती है। हार्ट फेलियर रोगियों में कौन सा संकेत सबसे पहले देखा जाता है? हार्ट फेलियर रोगियों में कौन सा संकेत सबसे पहले देखा जाता है? Which sign is first noticed is heart failure patients? इसका आंसर है ए डिस्पीनिया। ए डिस्पीनिया। मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन के दौरान प्राथमिक परीक्षण कौन सा होता है? मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन के दौरान सबसे पहला परीक्षण टेस्ट कौन सा होता है? इसका आंसर है ए ईसीजी। ए ईसीजी। अस्थमा के रोगियों में सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है? अस्थमा के रोगियों में सबसे नॉर्मल लक्षण क्या होता है? सबसे नॉर्मल सिम्टम कौन सा दिखाई देता है? इसका आंसर है ए विजिंग। ए विजिंग। ये लंग्स की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सांस लेने में और छोड़ने में सीटी जैसी आवाज़ आती है। डायबिटीज मेलाइटिस के रोगियों में कौन सा कॉम्प्लिकेशन सबसे नॉर्मल है? Which is the most common complication in diabetes mellitus patients? इसका आंसर है ए न्यूरोपैथी। ए न्यूरोपैथी। इस कंडीशन में पेशेंट की नसों को नुकसान पहुंचता है। हाइपरटेंशन के रोगियों में इनिशियल मैनेजमेंट में सबसे पहला कदम क्या होता है? हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में इनिशियल मैनेजमेंट में सबसे पहला कदम क्या होता है? इसका आंसर है ए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के रोगियों में सबसे आम कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के रोगियों में पेशेंट्स में सबसे आम कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? इसका आंसर है ए एनीमिया। ए एनीमिया। सर्जिकल पेशेंट के लिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर में सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? What is the most important nursing intervention in post operative care? इसका आंसर है ए मॉनिटरिंग वाइटल साइंस। पेशेंट की वाइटल साइंस को अच्छे से बार बार चेक करते रहना। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? इसका आंसर है बी मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड भारत में दूध उत्पादन और डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है और ये दुनिया में सबसे बड़ा ग्रामीण विकास के लिए चलाया गया कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 में हुई थी। कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है? इसका आंसर है ए रिकेटस। ए रिकेटस। ये बच्चों में होती है। कंगारू मदर केयर किसके लिए किया जाता है? कंगारू मदर केयर केएमसी किसके लिए यूज़ किया जाता है? इसका आंसर है बी असमय जन्मे बच्चे में, प्रीटर्म बेबी में। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है बी 1920 में। बी 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका आंसर है सी जिनेवा में। सी जिनेवा में। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में कब जन्मा था? पहला टेस्ट ट्यूब बेबी
भारत में कब जन्मा था? इसका आंसर है 1978। बी, 1978 में भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चा जन्मा था। MMR वैक्सीन किन बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है? MMR वैक्सीन किन बीमारियों से सुरक्षा देती है? इसका आंसर है बी, खसरा, मम्स, रुबेला। खसरा, मम्स, रुबेला। आशा कार्यकर्ता का चयन किस स्तर पर किया जाता है? आशा वर्कर इज सिलेक्टेड एट विच लेवल? इसका आंसर है सी, ग्राम स्तर पर। सी, विलेज लेवल पर। ब्लड में शुगर का लेवल जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ब्लड में शुगर लेवल जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसका आंसर है सी, FBS PPBS। फास्टिंग एंड पोस्टप्रेंडियल। फास्टिंग का मतलब है भोजन करने से पहले की टेस्ट और पोस्टप्रेंडियल का मतलब है भोजन करने के 2 घंटे बाद का टेस्ट। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम भारत में किस वर्ष में शुरू हुआ था? नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम भारत में किस वर्ष में शुरू हुआ था? इसका आंसर है बी, 1982 में। 1982 में। मैदानी क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC कितनी जनसंख्या को कवर करता है? मैदानी इलाकों में एक PHC कितनी जनसंख्या को कवर करता है? इसका आंसर है 30,000। बी, 30,000 जनसंख्या को कवर करता है एक PHC मैदानी क्षेत्रों में। एक आशा कार्यकर्ता को उसके प्रदर्शन पर आधारित प्रोत्साहन किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है? इसका आंसर है ए, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना। आशा कार्यकर्ता को उसके प्रदर्शन पर आधारित प्रोत्साहन जननी सुरक्षा योजना के तहत दिया जाता है। किसी ग्रामीण क्षेत्र में जहां जल का स्तर ऊंचा हो, ज़मीन के पास हो, यानी कि गड्ढा खोदने पर तुरंत पानी निकल जाता हो, वहाँ मल मूत्र का निपटारा कैसे किया जाएगा? इसका आंसर है बी, सेप्टिक टैंक। बी, सेप्टिक टैंक से निपटारा किया जाएगा। क्रूड बर्थ रेट को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर है ए, 1000 मिड एयर पॉपुलेशन। 1000 मिड एयर पॉपुलेशन। क्रूड बर्थ रेट ये बताती है कि किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया। प्रेगनेंसी के दौरान टीटी के 2 खुराकों के बीच कितना गैप होना चाहिए? गर्भावस्था के दौरान टीटी के इंजेक्शन के बीच 2 खुराकों के बीच कितना समय का अंतराल होना चाहिए? इसका आंसर है बी, 4 वीक्स, 4 हफ्तों का। भारत में विलेज हेल्थ गाइड योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत में विलेज हेल्थ गाइड योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? इसका आंसर है बी, 1977 में, 1977 में। मातृ मृत्यु दर MMR किस प्रकार व्यक्त की जाती है? इसका आंसर है बी, 1 लाख लाइव बर्थ्स। बच्चे को जन्म देने के दौरान या फिर उसके तुरंत बाद कितनी माताओं की मृत्यु हुई? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष में लॉन्च हुआ था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका आंसर है बी, 1985 में। 1985 में। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में कब जन्मा था? पहला टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में कब जन्मा था? इसका आंसर है 1978 में। बी, 1978 में। आशा कार्यकर्ता का चयन किस स्तर पर होता है? आशा कार्यकर्ता का चयन किस लेवल पे किया जाता है? इसका आंसर है सी, ग्राम स्तर पर, विलेज लेवल पर। अंगूर के गुच्छे जैसा प्लेसेंटा किस कंडीशन में पाया जाता है? अंगूर के गुच्छे जैसा प्लेसेंटा किस कंडीशन में पाया जाता है? इसका आंसर है बी, हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। इस कंडीशन में बच्चा बनने के बजाय प्लेसेंटा के गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, जो छोटी छोटी थैलियों जैसे, पानी की थैलियों जैसे दिखने लगते हैं। काली मौत, ब्लैक डेथ किस बीमारी का नाम है? काली मौत किस बीमारी का नाम है? इसका आंसर है प्लेग। ए, प्लेग। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? इसका आंसर है ए, 2005 में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में शुरू किया गया था। भारत का पहला एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ स्थापित हुआ था?
भारत का पहला एम्स कहाँ पर स्थापित हुआ था? इसका आंसर है बी, दिल्ली। बी, दिल्ली में। जननी सुरक्षा योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है मातृ मृत्यु दर घटाना। ए, मातृ मृत्यु दर घटाना। एक नवजात शिशु के डायपर पर लाल दाग किसके कारण दिखाई देता है? एक नवजात बच्चे के डायपर पर रेड स्टेन किस रीज़न से दिखाई देता है? इसका आंसर है बी, यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं जो पेशाब के द्वारा बाहर निकलते हैं। ये जो रेड कलर का दाग होता है वो खून नहीं होता है, वो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं। समय से पहले जन्मे बच्चे को फेफड़ों के लिए कौन सी दवा दी जाती है? एक प्रीमेच्योर बेबी को लंग्स के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है? इसका आंसर है सी, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के इलाज में कौन सा उपाय अपनाया जाता है? थैलेसीमिया से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? इसका आंसर है ए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवजात शिशु में टिटनेस को रोकने का प्रिवेंशन उपाय नहीं है? इसका आंसर है डी, नवजात को एंटीबायोटिक देना। एंटीबायोटिक देने से टीटी का इलाज नहीं होता है। बच्चों में डिहाइड्रेशन का सबसे सेंसिटिव क्लिनिकल संकेत कौन सा है? बच्चों में डिहाइड्रेशन का सबसे सेंसिटिव साइन कौन सा है? इसका आंसर है बी, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी। लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा नियोनेटल रिफ्लेक्स सबसे पहले गायब हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नियोनेटल रिफ्लेक्स सबसे पहले गायब हो जाता है? इसका आंसर है ए, मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स। एक नियोनेटल में सबसे पहले मोरो रिफ्लेक्स देखा जाता है और सबसे पहले गायब भी यही होता है। रूमेटिक फीवर के निदान के लिए कौन सा क्राइटेरिया उपयोग किया जाता है? रूमेटिक फीवर के डायग्नोसिस के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है? इसका आंसर है सी, जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया। शेकन बेबी सिंड्रोम में मुख्य लक्षण क्या होता है? शेकन बेबी सिंड्रोम में मुख्य लक्षण क्या होता है? पहले समझ लेते हैं शेकन बेबी सिंड्रोम क्या होता है। शेकन बेबी सिंड्रोम एक गंभीर और जानलेवा ब्रेन की चोट होती है जो बच्चे को बहुत तेज़ी से हिलाने की वजह से होती है। बच्चों का सिर उनके शरीर के अनुपात से बड़ा और भारी होता है और उनकी गर्दन की जो मसल्स होती हैं वो वीक होती है, कमज़ोर होती हैं। जब बच्चे को ज़ोर से हिलाया जाता है तब बच्चे का सिर बहुत तेज़ी से आगे पीछे होता है। इसी झटके की वजह से इनको ये दिक्कत हो जाती है। इसी झटके की वजह से इन्हें इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंट्राक्रैनियल हेमरेज। व्हाट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ malnutrition इन चिल्ड्रन? बच्चों में कुपोषण का सबसे सेंसिटिव साइन कौन सा होता है? इसका आंसर है ए, वेट फॉर एज। वेट फॉर एज। पल्स पल्सस अल्टरनस किस कंडीशन में बच्चों में देखा जाता है? पल्सस अल्टरनस किस कंडीशन में बच्चों में देखा जाता है? आइए पहले जान लेते हैं पल्सस अल्टरनस होता क्या है। पल्सस अल्टरनस एक क्लिनिकल साइन है जिसमें पल्स स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्ग बीट और एक कमज़ोर बीट आपस में बारी बारी बदलती रहती है, जबकि हृदय रिदम सामान्य और नियमित रहता है। ये किस कंडीशन में बच्चों में देखा जाता है? बी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में। कौन सा कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज़ साइनोटिक हार्ट डिसीज़ कहलाता है? कौन सा कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज़ साइनोटिक हार्ट डिसीज़ कहलाता है? इसका आंसर है डी, टेट्रालॉजी ऑफ फेलॉट। टेट्रालॉजी ऑफ फेलॉट। नवजात शिशु का पहला टीका जन्म के कितने घंटे के अंदर लगाना चाहिए? एक नवजात शिशु को, न्यूबॉर्न बेबी को पहला टीका जन्म के कितने घंटे के अंदर लगाना चाहिए? इसका आंसर है सी, 24 घंटे के अंदर। एक न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? एक न्यूबॉर्न बेबी का जिसने अभी जन्म लिया है उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? इसका आंसर है सी, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक।
1 वर्ष की आयु तक एक बच्चे का वेट जन्म के वेट से कितना बढ़ जाता है, कितना अधिक हो जाता है? इसका आंसर है बी, 3 गुना बढ़ जाता है। 1 साल के बच्चे का वेट उसके जन्म के वेट से 3 गुना बढ़ जाता है 1 साल में। एक न्यूबॉर्न बेबी की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? एक न्यूबॉर्न बेबी की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? इसका आंसर है सी, 40 से 60 मिनट, 40 से 60 पर मिनट। बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है? बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है? इसका आंसर है बी, निचले सामने वाले दांत। नीचे के जो सामने वाले दांत होते हैं वो सबसे पहले निकलते हैं। बच्चों में कुपोषण से सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? बच्चों में कुपोषण से सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? इसका आंसर है बी, मसल्स। माल न्यूट्रिशन से सबसे पहले मसल्स इफेक्टेड होती हैं। एक न्यूबॉर्न बेबी का जो पहला स्टूल पास होता है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है बी, मिकोनियम। बी, मिकोनियम। एक जो छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो सबसे पहले स्टूल पास करता है, पॉटी करता है, उसको मिकोनियम कहते हैं। बच्चा पहली बार अकेले चलना कब शुरू करता है? बच्चा पहली बार अकेले चलना कब शुरू करता है? इसका आंसर है बी, 12 महीने पर। बी, 12 महीने पर। बच्चा पहली बार खड़ा होना कब सीखता है? बच्चा पहली बार खड़ा होना कब सीखता है? इसका आंसर है 12 महीने पर। सी, 12 महीने पर बच्चा पहली बार खड़ा होना सीखता है। शिशु पहली बार बिना सहारे बैठना कब शुरू करता है? शिशु पहली बार बिना सहारे बैठना कब शुरू करता है? इसका आंसर है सी, 8 महीने पर। सी, 8 महीने पर। शिशु जन्म के कितने समय बाद पलटना शुरू करता है? शिशु जन्म के कितने समय के बाद पलटना शुरू होता है? इसका आंसर है बी, 4 महीने पर। 4 महीने के बाद बच्चा पलटना शुरू कर देता है। एक न्यूबॉर्न बेबी की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? एक न्यूबॉर्न बेबी की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? इसका आंसर है सी, 120 से 160 पर मिनट। 120 से 160 पर मिनट। बच्चे पहली बार 2 शब्दों वाले शब्द बोलना कब शुरू करते हैं? बच्चे पहली बार 2 शब्दों वाले वाक्य बोलना कब शुरू करते हैं? इसका आंसर है बी, 18 महीने पर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 18 महीने पे बच्चे 2 शब्द के अक्षर बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चा जन्म के कितने समय के बाद सिर को थोड़ी देर के लिए सीधा उठा सकता है? एक बच्चा जन्म के कितने समय के बाद अपने सिर को थोड़ी देर के लिए सीधा उठा सकता है? इसका आंसर है बी, 3 महीने के बाद। एक बच्चा जब 3 महीने का होता है उसके बाद ही अपने सिर को उठा सकता है। प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण क्या है? प्रेगनेंसी का सबसे पहला यानी कि प्रारंभिक लक्षण क्या है? इसका आंसर है एमिनोरिया। ए, एमिनोरिया, मासिक धर्म का बंद हो जाना। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में स्पर्श परीक्षण पर कौन सा सूचक महसूस होता है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में पल्पेशन करने पर कौन सा सूचक महसूस होता है? इसका आंसर है बी, सैजिटल। बी, सैजिटल। ये मानव खोपड़ी में पाए जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट जॉइंट है। प्रेगनेंसी के अंत में एमनियोटिक फ्लूइड की सामान्य मात्रा कितनी होती है? प्रेगनेंसी के अंत में एमनियोटिक फ्लूइड की सामान्य मात्रा कितनी होती है? इसका आंसर है बी, 500 से 1000 ml। 500 से 1000 ml। एक्लेम्पसिया मैनेजमेंट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? एक्लेम्पसिया मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? इसका आंसर है सी, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। लेबर की सेकंड स्टेज में मदर की बेस्ट पोजीशन क्या होगी? प्रसव की दूसरी अवस्था में एक माँ के लिए सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी होगी? इसका आंसर है बैठने की मुद्रा, स्क्वैटिंग, बैठने की मुद्रा। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे आइडियल पेल्विस कौन सी होती है? एक नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए कौन सी आइडियल पेल्विस होगी? इसका आंसर है सी, गायनेकॉइड। सी, गायनेकॉइड। फीटल हेड की इंगेजमेंट का आकलन किससे किया जाता है? फीटल हेड की इंगेजमेंट का आकलन किससे किया जाता है? इसका आंसर है ए,
एब्डोमिनल पल्पेशन, उदर परीक्षण यानी कि पेट के परीक्षण, एब्डोमिनल पल्पेशन। लेबर के थर्ड स्टेज की सामान्य अवधि कितनी होती है? लीवर की थर्ड स्टेज की नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है? इसका आंसर है ए 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट तक। भारत में मातृ मृत्यु का सबसे नॉर्मल कारण क्या है? भारत में मातृ मृत्यु का मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है? इसका आंसर है बी हेमरेज, बी हेमरेज। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है? इसका आंसर है बी वर्टेक्स, बी वर्टेक्स। लेबर के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? लेबर के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? इसका आंसर है सी ऑक्सीटोसिन, सी ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्लेसेंटा के अलग होने का संकेत देता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्लेसेंटल सेपरेशन का इंडिकेटर है? ए कॉर्ड लेंथनिंग, नाल की लंबाई बढ़ना। बी यूट्रस बिकम्स ग्लोबुलर, गोलाकार हो जाना। सी सडन गश ऑफ ब्लड, अचानक रक्तस्राव होना। या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कॉर्ड लेंथनिंग, जब प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से अलग होके खिसकता है तो बाहर की लटकती हुई अम्बेलिकल कॉर्ड की लंबाई बढ़ी हुई दिखाई देती है। बी यूट्रस बिकम्स ग्लोबुलर, यूट्रस का गोलाकार का हो जाना। प्लेसेंटा के अलग होने के बाद ही जो यूट्रस होता है वो ठोस हो जाता है और गोलाकार हो जाता है। अचानक से ब्लीडिंग हो जाना, प्लेसेंटा के अलग होने पर जो रक्त जमा होता है, जो कुछ मात्रा में ब्लड जमा होता है, वो प्लेसेंटा के अलग होने से अचानक बाहर निकलने लगता है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सारे ही लक्षण प्लेसेंटा के बाहर निकलने का ही है। पार्टोग्राफ का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिकॉर्डिंग लेबर प्रोग्रेस। ठीक है, पार्टोग्राफ का यूज़ लेबर प्रोग्रेस की रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। अम्बेलिकल कॉर्ड की सामान्य लंबाई लगभग कितनी होती है? अम्बेलिकल कॉर्ड की नॉर्मल लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर है सी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। नॉर्मल लेबर में फीटस की सामान्य पोजीशन कौन सी होती है? नॉर्मल लेबर में फीटस की मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी होती है? इसका आंसर है ए लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, क्योंकि इसमें बच्चे का सिर सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर के साथ पेल्विस से गुजरता है। फीटस में स्केलेटन मैच्योरिटी मुख्य रूप से किस हार्मोन के कारण होती है? फीटस में एक गर्भस्थ शिशु में स्केलेटन मैच्योरिटी मुख्य रूप से किस हार्मोन के कारण होती है? इसका आंसर है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण स्केलेटन मैच्योरिटी होती है एक फीटस में। निम्नलिखित में से हेपेटाइटिस वायरस में से कौन सा पेरिनेटल ट्रांसमिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? विच हेपेटाइटिस वायरस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पेरिनेटल ट्रांसमिशन। यहाँ यह पूछा जा रहा है कि प्रेगनेंसी के आखिरी समय, डिलीवरी के दौरान माँ से बच्चों को होने वाले इन्फेक्शन में इन चारों में से सबसे ज़्यादा खतरा किस हेपेटाइटिस वायरस से होता है? इसका आंसर है सी हेपेटाइटिस वी वायरस, हेपेटाइटिस वी वायरस। लेट डाउन रिफ्लेक्स किससे संबंधित है? लेट डाउन रिफ्लेक्स किससे रिलेटेड है? इसका आंसर है बी मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, दूध निकलने का रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स ऐसा रिफ्लेक्स है जिसमें बच्चे के चूसने से या फिर माँ के सोचने से ही स्तनों से दूध बाहर निकलने लगता है। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को पार करती है? निम्नलिखित में से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को पार कर सकती है और भ्रूण को पैसिव इम्यूनिटी देती है? इसका आंसर है ए आईजीजी, ए आईजीजी। नवजात शिशु में श्वसन पर प्रमुख उत्तेजक क्या होता है? यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वह पहली सांस लेने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित किस चीज़ से होता है? या फिर कौन सी चीज़ उसे सांस लेने के लिए फोर्स करती है?
तो इसका आंसर है सी, हाइपरकार्बिया, CO2 बढ़ना, हाइपरकार्बिया। एब्गार स्कोर में शिशु की जांच कितने समय पर की जाती है? एब्गार स्कोर में एक शिशु की जांच कितने समय पर की जाती है? इसका आंसर है ए, 1 से 5 मिनट तक, 1 और 5 मिनट पर। एक न्यूबॉर्न बेबी में सबसे पहले कौन सी इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है? एक न्यूबॉर्न बच्चे में सबसे पहले कौन सी प्रतिरक्षा विकसित होती है? इसका आंसर है ए, पैसिव एक्यूरेट फ्रॉम मदर, पैसिव एक्यूरेट फ्रॉम मदर। न्यूनेटल पीरियड कितने दिनों तक माना जाता है? न्यूनेटल पीरियड कितने दिनों तक माना जाता है? इसका आंसर है डी, 28 दिनों तक। एक 28 दिनों तक का बच्चा जो होता है, 28 दिन तक उसे न्यूनेटल पीरियड माना जाता है। प्री टर्म बेबी को कैसे परिभाषित किया जाता है? एक प्री टर्म बेबी को कैसे आप समझेंगे कि वो प्री टर्म बेबी है? इसका आंसर है बी, बर्थ बिफोर 37 वीक्स। 37 वीक्स से पहले जो बच्चा पैदा होता है वो प्री टर्म बेबी कहलाता है। एक न्यूबॉर्न बेबी में हाइपोथर्मिया का सबसे पहला लक्षण क्या है? एक न्यूबॉर्न बेबी में हाइपोथर्मिया का सबसे पहला लक्षण क्या है? इसका आंसर है बी, कोल्ड टू टच, ठंडा महसूस होना। एक बच्चे का जन्म 34 सप्ताह पर हुआ है, वो किस श्रेणी में आएगा? एक बच्चे का जन्म 34 सप्ताह पे 34 वीक्स पे हुआ है, वह किस श्रेणी में आएगा? इसका आंसर है बी, प्रीटर्म बेबी, वो प्रीटर्म बेबी कहा जाएगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? RDS, इसका मतलब है एक नवजात शिशु में गंभीर सांस लेने में परेशानी होना। ये बीमारी ज़्यादातर प्रीटर्म बेबीज में होती है, ठीक है। और ये किसकी कमी से होती है? ये सर्फेक्टेंट की कमी से होती है। सर्फेक्टेंट एक पदार्थ होता है जिसकी कमी से ये बीमारी होती है। एक न्यूबॉर्न बेबी के जन्म के समय उसका एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? एक नवजात शिशु के जन्म के समय का एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? इसका आंसर है सी, 75 से 80 ml पर kg, ठीक है। kg के हिसाब से 75 से लेके 80 ml तक। यार मुझे बहुत कोल्ड हो रखा है इसलिए मेरा गला बहुत बैठा हुआ है। हाइपोथायराइडिज्म का सबसे पहला लक्षण क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म का, कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म का सबसे पहला लक्षण क्या होता है? इसका आंसर है बी, प्रोलॉन्ग्ड जॉइंटिस, पीलिया होना। एक न्यूबॉर्न बेबी में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब चरम पर होती है? एक न्यूबॉर्न बेबी में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब सबसे पीक पे होती है? इसका आंसर है सी, 48 से 72 घंटे पर, 48 से 72 घंटों में। एक नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसेमिया का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? एक नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसेमिया का सबसे स्टार्टिंग में जो लक्षण होता है, साइन होता है, वो क्या होता है? एक नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि ब्लड शुगर का कम हो जाना, उसका पहला लक्षण क्या होता है? इसका आंसर है बी, चिटरिनस, चिटरिनस।